हेलो दोस्तों, मैं विवेक पांडे आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ब्रह्मोसॉफ्ट और सी प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज पार्ट 2 के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो बिगनर्स हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे जरूर पूछना, जरूर कमेंट करना। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं या फिर पहली बार ब्रह्मोसॉफ्ट से कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक्स फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड इंस्ट्रक्शन दैट आर स्टोर्ड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। कहने का मतलब यह है, कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का एक समूह है जिसे किसी खास कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं, राइट। और जिस भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब हम हिस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं, किस प्रकार से प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री रही है। इन 1842 चार्ल्स बेबेज, जिनको कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक ऑटोमेटिक मशीन प्रोड्यूस किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया, राइट, जो कि पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग काम करता था। लेडी एडा अगस्टा ने उस एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम सबसे पहले डाला, इसलिए इनको वर्ड का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है और बाइनरी नंबर के इन्वेंशन का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है, राइट। चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी सिस्टम आधारित लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, जिसमें किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। मतलब जो वर्किंग होता था, जो निर्देश दिए जाते थे वो डायरेक्टली दिए जाते थे मशीन लैंग्वेज में, राइट। इससे होता क्या था कि जो स्पीड थी, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस की जो स्पीड थी वो भी बहुत ही फास्ट थी डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देने पे। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो होता क्या था, ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, जिसे कि पर्टिकुलर सेम टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सभी कंपनीज के प्रोसेसर की जो इंटरनल डिजाइन थी वो सेम नहीं थी, इसलिए अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत पड़ती थी पर्टिकुलर सेम टास्क के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही उलझनों वाला काम था। और सेकेंड पॉइंट को थोड़ा समझना, सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे है, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में काफी डिफिकल्ट होती थी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे कुछ मैंने 0101 लिख रखा है। ये देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये हेलो का प्रोग्राम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेलो का प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक सिंपल सा हेलो का प्रोग्राम है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट की बात करूं तो वहां पे प्रोग्रामर को काफी कठिनाई होती थी एरर को डिटेक्ट करना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही लेंदी टास्क हो जाता था, बहुत ही लेंदी लैंग्वेज हो जाती थी। तो ये काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था प्रोग्रामर को बाइनरी लैंग्वेज में। आई होप ये जो फर्स्ट जनरेशन है, ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, इसका क्या काम रहा है और किस प्रकार से इसका डिसएडवांटेज रहा है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसी को हम कहते थे लो लेवल लैंग्वेज, राइट। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड का यूज किया जाता था। निमोनिक कोड मतलब कि अल्फाबेट और नंबर से बना हुआ कुछ कमांड जिसका पर्टिकुलर टास्क होता था। अगर हमको जोड़ने के लिए कमांड देना है तो ADD, राइट, ADD करके हम कमांड देते थे। अगर हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए अगर हमको कमांड देना होता था तो SUB करके एक कमांड था जो कि असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता था। इस तरीके से कुछ कोड को यूज किया जाता था, निमोनिक कोड को, ठीक है, कमांड के रूप में। और इसमें असेंबलर यूज किया जाता था। असेंबलर जो कि एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जिसका काम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था।
असेंबलर का, जो कि एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर था। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये बोल चाल के काफी करीब लैंग्वेज थी। तो इसमें प्रोग्राम लिखना और प्रोग्राम को समझना काफी आसान होता था प्रोग्रामर के लिए। और इसमें एरर डिटेक्ट करना, मतलब जिसको कि हम डिबगिंग कहते हैं, एरर डिटेक्ट करना भी काफी आसान होता था, क्योंकि इसको प्रोग्रामर बहुत आसानी से समझ सकता था। देखो बाइनरी में क्या होता था, बाइनरी में बहुत ही लेंदी टास्क होता था, वो 0101 से ही मिलकर के बना होता था। तो उसमें एरर डिटेक्ट करना काफी उलझनों वाला काम था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ये बोल चाल के कुछ करीब भाषा थी। तो यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रोग्रामर आसानी से उसको डिटेक्ट कर लेता था। डिसएडवांटेज इसका ये था कि ये हार्डवेयर पे डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और जो असेंबलर था, जो कि एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर था, वो अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग उसकी जरूरत पड़ती थी। तो इस प्रकार से कुछ इसका डिसएडवांटेज था सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आई होप ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर मैं थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है, राइट। यह बोल चाल के काफी करीब भाषा है, इसलिए प्रोग्रामर को इसमें प्रोग्राम लिखना और एरर डिटेक्ट करना काफी आसान है। इसमें कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जैसे कि थर्ड पॉइंट अपन ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बिफोर यूज दिस लैंग्वेज कन्वर्ट बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर टू मशीन लैंग्वेज, राइट। कहने का मतलब ये है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, जैसा कि अपन ने पिछले पीपीटी में देखा असेंबलर के बारे में, राइट। कुछ इसी प्रकार से हम और अच्छे से डिस्कशन इसका करेंगे जब आगे सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तो उसमें और अच्छे से हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में डिस्कस करेंगे। 1954 में फोर्ट्रॉन सबसे पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो कि आईबीएम के द्वारा बनाई गई थी, राइट। अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ और एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, राइट। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। अपन को बेसिकली सी के बारे में सीरीज में पढ़ना है। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि बिना किसी चेंजेस के हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया हो। इसको समझने में भी काफी आसानी होती है, क्योंकि ये बोलचाल के काफी करीब भाषा है, और इसमें त्रुटियों की संभावना भी काफी कम होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसमें प्रत्येक लैंग्वेज के लिए, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ती है, राइट। सी की अगर मैं बात करूं तो सी जो इस सीरीज में पढ़ रहे हैं उसके लिए कोड ब्लॉक या फिर टर्बो सी का यूज करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस का यूज करेंगे, राइट। अगर मैं जावा की बात करूं तो उसके लिए अलग जरूरत पड़ती है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की, और अगर मैं पाइथन की बात करूं तो उसके लिए अलग। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। और एक इसका डिसएडवांटेज ये है, जैसे मैं मशीन लैंग्वेज की बात करूं, जो बाइनरी सिस्टम था जिसको कि अभी अपन ने डिस्कस किया पिछली पीपीटी में, राइट। उसमें ऐसा होता था कि हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते थे, उसमें प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती थी, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन था वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, तो इसमें कुछ टाइम लगता है ट्रांसलेशन कंप्लीट होने में, राइट। तो ये इसका डिसएडवांटेज रहा है। चलिए हम फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं, जो कि एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कहने का मतलब ये डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। इसका यूज बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, राइट। ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज है, प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आइकॉन और सिंबल्स का यूज किया जाता है, राइट। आइकॉन और सिंबल्स के यूज करने से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है फोर्थ जनरेशन की डोमेन बेस्ड, ये बहुत ही आसान हो गई है, राइट। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया एसक्यूएल, राइट, जावास्क्रिप्ट, और भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बहुत तेजी से इसका यूज किया जा रहा है डोमेन बेस्ड स्पेसिफिक लैंग्वेज का, राइट। मैं फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज है फिफ्थ जनरेशन की, राइट। इसका एग्जांपल क्या है, लिस्प, जिसका नाम लिस्ट प्रोसेसिंग या फिर प्रोलॉग, इसका एग्जांपल है। फिफ्थ जनरेशन अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो एक एग्जांपल से समझना आप लोग, जैसे
कोई हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग अगर अपन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज परचेस कर रहे हैं, राइट, कोई चीज परचेस की या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में देखा, सपोज मैंने एक जींस के बारे में देखा फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि फेसबुक पे या फिर किसी अदर साइट पे उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है। ये एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये कि हम जो भी वॉइस बोलते हैं वो गूगल डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। गूगल डिटेक्ट करता है और उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। रोबोट में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। आप लोगों ने ये देखा होगा, आयरन मैन मूवी देखा होगा, राइट। उसमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज यूज की गई है, जो कि जो एक्टर रहता है उसके कहने के अकॉर्डिंग वर्किंग होती है पूरी, ठीक है। उसी के कहने के अकॉर्डिंग कॉल लगता है लगने, उसके कहने के अकॉर्डिंग जो भी रोबोट रहता है वो काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तेजी से यूज किया जा रहा है। बेसिकली हमारा जो इस वीडियो में बताने का पर्पस था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा ओवरव्यू देना था, उसकी हिस्ट्री बताना था और उसके जनरेशन को बताना था, जो इस वीडियो में अपन ने देखा। 1 मिनट में और समझते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर ही समझता है, और इसको वेरी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं मशीन लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, राइट। जैसे कि अपन ने समझा, जिसमें कि निमानी कोड वगैरह यूज किए जाते हैं। अपन ने बहुत अच्छे से समझा सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें कि अपन ने समझा सी या फिर C++, जावा, जिसके एग्जांपल्स थे, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इस प्रकार अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी सजेशन है तो आप हमको जरूर दें, किसी भी प्रकार का सजेशन तो जरूर दें हमको। और अगर वीडियो के दौरान अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें ये भी देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।